और यदि साइंस है तो कैलकुलेशंस में है। और जब इस कैलकुलेटिव साइंस से काम करते हैं तो वो साइंस सेंसलेस हो जाती है। और जब साइंस को विद सेंस काम करते हैं तो उसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता, उसके अंदर लाभ नहीं होता, उसके अंदर शुभ होता है। और शुभ की जो शिक्षा होती है वो विद्या होती है, वो शिक्षा नहीं होती। इसलिए विद्या और शिक्षा, इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने का काम भारत ने नहीं किया था। वो 200 वर्ष पहले किसी विदेशी ने किया था और उस विदेशी का नाम था मैकेले। दोस्तों, उसी शिक्षा का परिणाम है कि आज भारत बेपानी हो रहा है और दुनिया बेपानी होकर, लाचार, बेकार, बीमार होकर उजड़ रही है। पिछले 7 सालों में 120 देश की यात्रा करने के बाद और उन देशों को समझने के बाद मैं कहता हूं कि मेरा देश अभी भी दुनिया में बहुत अच्छा है। मुझे ये कहते हुए अभी भी गौरव है कि आज की तारीख में हम दुनिया में अच्छी स्थिति में बचे हुए हैं और वो अच्छी स्थिति को बनाए रखने में आप लोगों की भी अच्छी भूमिका है। मैं उस भूमिका को नकारता नहीं हूं, लेकिन उस भूमिका में यदि अब आगे जाना है, इस 21st सेंचुरी में यदि मूव करना है, तो फिर अपनी उस भूमिका को देखना और समझना और बदलने की जरूरत है। एक बात खड़े होकर विचार करने की जरूरत है कि हम अपनी, जिसे मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, उस एजुकेशन में जो प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट में विरक्ति नहीं है तो वहां शुभ नहीं होता। शुभ के साथ हम कैसे आज इस 21वीं शताब्दी के चैलेंजेस को समाधान कर सकते हैं, इसके समाधान करने के लिए मुझे लगता है कि हमारी इंजीनियरिंग, तकनीक और साइंस में इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम और इंडियन विजडम का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। यदि वो हमने नहीं किया तो फिर मैं इस मंच पे खड़े होकर ये नहीं कह सकूंगा कि अभी हमारे देश की हालत दुनिया से बेहतर है। Rejuvenate this planet only by water। ये 6R वाटर के बारे में केवल भारत के लोग ही यूज करते थे अपनी लाइफ में। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, तो भाई साहब यूज करते थे तो आज क्यों नहीं करते? आज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जो व्यवहार था प्रकृति के साथ जुड़ के उसके साथ जीने का, उस व्यवहार में थोड़ी सी गुलामी के दिनों में मैकाले जैसे, माफ करना मैं गाली देने का मन कर रहा है, मैकाले जैसे दुष्ट ने एक दीवार खड़ी कर दी थी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम और इंडियन विजडम को अपनी मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी से कट कर दिया था, काट दिया था। उसके कारण हमारी जो भारतीय आस्था पर्यावरण रक्षा के साथ जुड़ी हुई थी, जो भारतीय आस्था पर्यावरण के रक्षा की प्रतीक थी, वो टूट गई, वो बिखर गई। और उसका परिणाम है कि आज भारत 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट कर चुका है, क्योंकि इंडिया की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन उस इंजीनियरिंग में केवल और केवल जो भी कुछ है उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हम लोग। आज की तारीख में इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो नेचर को नरिशमेंट पढ़ाती हो,
नेचर को नरिश करना सिखाती हो। कोई करिकुलम नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में जिसमें नेचर का नरिशमेंट हो, जिसमें भारतीय आस्था और प्रकृति के पोषण का विज्ञान हो। ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। क्या करें? तोड़ता है वहां उसको चलना सिखा दे। जब वो चलने लगे तो रेंगना सिखा दे। जब वो रेंगने लगे तो धरती का खुला पेट देखकर, खुला पेट देखने का मतलब है जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं, वहां उस पानी को बैठा दे। फिर उसको सूरज की नजर ना लगेगी, वो उड़ेगा नहीं। तुम्हारा जीवन अपने आप इस पानी से चलेगा। जब वो पहाड़ियों में पानी बरसता है तो तेजी से चलता है। तो आपने देखा होगा पहाड़ियों के बीच की जो गली है वहां हमने वेजिटेटिव बैरियर्स बना के पानी को ले आए और फिर नीचे जोहड़ बना के वो रिचार्ज कर दिया। सिंपल साइंस है, लेकिन ये साइंस विद सेंस है। ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद कॉन्शियसनेस एंड कंसर्न है। कंसर्न विद नेचर एंड कंसर्न विद ह्यूमन काइंड, बस इतना ही सिंपल फर्क है। इसलिए हम इंजीनियरिंग और तकनीक को जब आगे चलिए, जब मैं हाथ उठाता हूं तो आपको आगे जाना। कौन देख रहा है मुझे? इससे नहीं चलता भाई। जब मैं ऐसे हाथ उठाता हूं तो इसको जरा आगे कर दीजिए। हाँ, नेट की प्रॉब्लम है। नेट अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है तो चलिए हम इसके भरोसे नहीं रहते, ये चलेगा, हम अपनी बात करें। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जरा अपने भगवान को पहचान लें। हम भारतीय हैं। हमारा जो भगवान है वो भय से भूमि, गैस से गगन स्पेस, वैसे वायु ऑक्सीजन प्राणवायु, ऐसे अग्नि सूरज और नैसे नीर। संस्कृत में और हिंदी में भगवान 5 अक्षरों से बना है, 5 वर्ड। ये जो 5 वर्ड है ये हमारे पंच महाभूत हैं। इन पंच महाभूतों को भारतीय लोग भगवान मानते थे और जब तक भारतीय इनको भगवान मानते थे तब तक वो नीर नारी नदी को नारायण मानते थे, पानी को लाइफ मानते थे, जीवन, नारी को जन्मभूमि मानते थे। और अगले 5 सालों यदि हमारे पास पानी नहीं हुआ और हम लाचार बेकार होकर गुजरे तो हम भी क्लाइमेट रिफ्यूजी के टाइटल में आ जाएंगे। इस क्लाइमेटिक रिफ्यूजी के टाइटल में बचाने का काम हम सबको मिलकर करना है। और हम सबको मिलकर करना है कि हम अपनी मिट्टी को, अपने पानी को और अपने हवा को ठीक से प्यार से सहेजना शुरू करें। ये एक इंजीनियरिंग है और ये जो इंजीनियरिंग है ये इंजीनियरिंग विद ह्यूमन एंड नेचर साइंस की इंजीनियरिंग। इस मॉडर्न इंजीनियरिंग को आप हमें अपने अगली जनरेशन को पढ़ाना है। अगली जनरेशन, अगले इंजीनियर हमारी उस इंजीनियरिंग में थे। जब मैंने काम शुरू किया था तब मेरे गांव की औरतें गीत गाती थी। क्या गीत गाती थी? बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां मैं नहीं जानती। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। न जाने मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। मेरे कुएं में पानी नहीं, खेत में हरियाली नहीं और मेरे जीवन में अकेले का रोना ही रोना है। तब उस जमाने में हमारी पूरी अरावली में माइनिंग था। 28,000 खदानें दिल्ली से लेकर गुजरात में पूरी अरावली नंगी हो गई थी। तो जो सूरज की लाल गर्मी पड़ती थी पहाड़ के ऊपर, उससे हमारा टेम्परेचर 1-1.5 डिग्री ज्यादा हो गया था। इसलिए बादल उस हीट के कारण ऊपर उठ जाते थे और पीछे दबाव से आगे निकल जाते थे। मेरा जो इलाका है ये रेड हीट के नीचे है और ये अरेबियन सी है। उसके बाद फिर ये जो सूरज की लाल गर्मी
जब समुद्र पे पड़ती है तो समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करती है और डिसैलिनेट करके बादल बनाती है, और ये बादल हमेशा उस तरफ जाते हैं जिस तरफ दबाव कम होता है, और वो होता है हरियाली से कम होता है। जैसे जब आपको बुखार चढ़ता है तो आप पैरासीटामोल खाते हैं, सिर पे पानी की पट्टी रखते हैं और फिर बंद कमरे में ठंडी जगह जाके थोड़ा कपड़ा ओढ़ के लेट जाते हैं, आपका बुखार ठीक हो जाता है। धरती का बुखार भी ऐसे ही ठीक होता है। धरती का बुखार ठीक होता है कि पानी से हरियाली आए, हरियाली से बादल आके वहाँ बरसे, और फिर जो भी बारिश हुई उससे फिर सारी ज़मीन पर जो मरी हुई सूखी ज़मीन है उस पर भी हरियाली आ जाए। तो ये जो रेड हीट थी सूरज की, वो जब अरेबियन सी के ऊपर पड़ी तो अरेबियन सी ने उसको डिसैलिनेट करके H2O में बदल दिया, और ये बादल हरियाली के ऊपर आके बरसने लगे। और फिर जब ये बरसने लगे तो हमारे जो माइनिंग एरिया की हीट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई शुरू के दिनों में। दोस्तों, मैं सुप्रीम कोर्ट गया और हमने 28,000 खदानें बंद कराई। 7 मई 1992 उसी में अरावली का प्रोटेक्शन एक्ट बनवाया, और उसको जब वो माइनिंग रुक गई तब फिर हमारे इलाके में हरियाली आने लगी, और हमने 11,800 वाटर बॉडीज बनाई। ये वाटर बॉडीज बनाने से तो बादल नहीं आता। कोई वाटर बॉडी बनाने से बादल आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आता। बादल तो हरियाली से ही आता है। तो हमने अपनी वाटर बॉडीज को पहले, ये जो जंगल में पानी बरसता था, नेक्स्ट उस पानी को अपनी वाटर बॉडीज में डाइवर्ट किया, क्योंकि पहले तो सब बादल रूठ जाते थे, बरसते नहीं थे। तो जब ये पानी हमारी वाटर बॉडीज में भरने लगा तो फिर ये वाटर बॉडी पेरेनियल हुई, तो यहाँ से माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हुआ। और ये जो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन है, इसने बहुत ही पतले धुएं जैसे बादल बनाने शुरू किए। ये जो पतले बादल थे माइक्रो क्लाउड्स, इन्होंने फिर मैक्रो क्लाउड्स को बुलाना शुरू किया, और ये दोनों बादल जब मिलने लगे तब हमारे इलाके में बारिश होने लगी। यदि तुम्हें क्लाइमेट साइंस को पढ़ना है तो इस बुढ़िया के गीतों में पढ़ सकते हो। अभी वो बुढ़िया क्या गीत गाती है? अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं हैं वो, बरसते हैं मेरे खेत पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जब पानी आया मेरे कुएं में तो मेरा बेटा लौट आया है दिल्ली से मेरे घर। अब मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू करते हैं खेती, खेती में आ गई है हरियाली, और जिस दिन से खेती में आई है हरियाली, मेरे जीवन में छा गई है खुशहाली। अब मुझे मालूम है कि मेरा बुढ़ापा खुशियों से गुजरेगा। दोस्तों, यदि एक मेरे जैसा मामूली आदमी, उस जमाने में, अब तो लोग जानने लगे, तब तो मुझे कोई जानता भी नहीं था, मेरे जैसा मामूली आदमी इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है लोगों की ताकत से। कुल 11,800 बांध बनाए हमने, कभी किसी सरकार से एक पैसा नहीं लिया। इन 11,800 बांधों के कारण हमने 12 नदियों को रिजुनेट किया, पेरेनियल किया। जो महाराष्ट्र से आए हैं लोग, वो जरा महाकाली और अग्रणी नदी को जाके देख लेना। ये नदी सूखी और मरी हुई थी, हमारे पिछले 15 सालों के काम से अब कैसे बहने लगी, अब उस इलाके में खेती कैसे होने लगी। इन दोनों नदियों को जाके महाराष्ट्र के लोग देखें। जो राजस्थान से आए हैं वो अग्रणी, वो अरवरी, रूपारेल, सरसा, बगानी, जाजवाली, साबी और महेश्वरा, शेरनी और तिवरा, ये 5 जिले हैं। इनमें जाके देखना कि अब लोग कैसे पानी आने से खेती करने लगे। जो कर्नाटक से आए हैं वो गदग डिस्ट्रिक्ट में जाके देखना, ईचन हल्ला अब कैसे बहने लगा। दोस्तों, आप थोड़ा सा, आपके पास बहुत बहुत
आपकी जो मेंटल एक्सरसाइज है उसने आपकी बुद्धि को बहुत तेज कर दिया है, लेकिन इस बुद्धि को थोड़ा अंदर ले आइए, थोड़ा सा अंदर ले आइए उल्टा कर। आपके पास वो प्यार भी है, वो ज्ञान भी है, वो विद्या भी है, लेकिन वो विद्या जब हम केवल मेंटल एक्सरसाइज से मूव करते हैं तो वो विद्या काम नहीं आती। वो विद्या काम आती है जब हमारी मेंटल एक्सरसाइज इनसाइड होती है, तब हमारे अंदर की विद्या। आपके पास किसी के पास पढ़ने के जाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रवचन सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके अंदर है, लेकिन बस उसको मोड़ने की जरूरत है। यदि आपने वो मोड़ी तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि आप भारत को ऐसा फिर से ग्लोबल टीचर बना सकते हो, गुरु बना सकते हो दुनिया का। भारत फिर से दुनिया का गुरु बन जाएगा, और दुनिया का गुरु वो होता है जो दुनिया को सिखाता है। अभी आप नकलची हैं, माफ करना। इस हॉल में बैठे हुए इंजीनियर्स जिस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं वो भारत की पढ़ाई नहीं है, वो किसी और की पढ़ाई है। तो हम अपनी पढ़ाई से कैसे अपना काम करें? यदि आपने आज के इस सम्मेलन में, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, इसमें यदि आपने ये तय किया तो मुझे लगता है कि आप भारत को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे इलाके में जो जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन और उन्मूलन हुआ वो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। अब लाल गर्मी नहीं है, जो लाल गर्मी आती भी है सूरज से वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाती है, और मुश्किल से हमें 30% नीचे चाहिए, उतनी ही लाल गर्मी नीचे जाती है, बाकी तो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाती है। और ये जो हरियाली है, इस हरियाली के कारण अब हमारे इलाके में अच्छी बारिश है। अब हमारे इलाके में केवल और केवल 3 तरह की हीट दिखती है, ग्रीन हीट, ब्लू हीट, येलो हीट। रेड हीट गायब हो गई। ये रेड हीट जब डायरेक्ट जाके वीरान नंगी धरती पे पड़ती है, तब आपका क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम शुरू होता है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, पर मैं एक सिंपल बात कह के ख़त्म करना चाहता हूँ, टाइम हो गया। क्या सिंपल बात है? ये जो कोरोना है, ये जो जिस कोरोना से ये दुनिया डरी हुई है, जरा आपने कभी सोचा कि ये कोरोना अभी क्यों हमारी धरती पर आदमियों को त्रस्त करने लगा? अभी ये क्यों हमारी धरती पर आदमियों को मारने लगा? ये तो इस प्लेनेट में जब ये धरती भी नहीं बनी तब से है, तो अभी इसने ऐसा क्या हुआ? अभी दुनिया की जो नेचुरल प्लेनेट की जो फूड चेन है, हमें आज तक मालूम नहीं है कि उसमें से कौन से जीन पूल खत्म हुए हैं, कौन सी बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है। और जब हमारा पूरा फूड चेन का कुछ डिस्टर्ब होता है, तब कुछ ना कुछ वायरस, कोई ना कोई बैक्टीरिया वो आदमी की हेल्थ पर बुरा असर डालता है। ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत प्राचीन है, पुराना है, लेकिन इसने अभी हमारे शरीर पर इसलिए असर डालना शुरू किया कि हमारे लालची विकास ने, हमारा एक पड़ोसी देश है उसका नाम है चाइना, उस देश ने वुहान, जहाँ गहरा जंगल था, उस वुहान के जंगल को काट के वहाँ पर पूरा बड़ा औद्योगिक शहर बना दिया, और वहाँ की जो इकोलॉजी है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गई, और उसमें से जो इस वायरस को प्रभावी नहीं होने देते थे वो सब जीन पूल खत्म हो गए, और फिर ये वायरस वहाँ से शुरू हुआ, और वहाँ से शुरू होकर पूरी दुनिया में रीएप्लिकेट और स्केलिंग अप करने लगा। अपना राज्य जैसे अंग्रेज कायम करते थे ना, वैसे इस वायरस ने अपना राज्य कायम कर लिया है दुनिया में, सबको डरा के। इसको यदि रोकना है तो आपके पास एकमात्र तरीका है कि इकोलॉजी को दोबारा ठीक करना। मैं आपको एविडेंशियल बताता हूं कि मेरे सरिस्का के जंगल में एक भी आदमी कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं हुआ। मेरे इलाके में एक भी आदमी कोरोना से मरा नहीं। तो क्यों नहीं मरा?
क्योंकि हमने अपनी धरती को पानीदार बनाया, हरी भरी रखा, और हम लोग डिब्बे नुमा घरों में नहीं रहते, खुले घरों में रहते हैं। किसी बाहर के आदमी ने यदि उनको प्रभावित भी कर दिया, वायरस से आके उस पर असर भी हो गया, तो उसको वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ का ऑक्सीजन लेवल ठीक था। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आप लोगों से चाहूँगा कि ग्रेट इंजीनियर मोडक जी की याद में जो ये आज बातचीत हुई, इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो और ये डायस इजाज़त दे तो ज़रूर पूछ लें। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और इतना ही कहता हूँ कि अभी भी हम दुनिया में पानीदार हैं। इसलिए हमें अपने को पानीदार बना के रखना है और हमें क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं बनने देना। अंत में इतना बता दूं कि 2009 में मैंने राजेंद्र पचौरी को कहा था, वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर, और मैंने कहा था कि तुम इंडियन हो यार, इंडियन लोग सब कहते हैं जल ही जीवन है, और जीवन के बिना तुम क्या क्लाइमेटोलॉजी में कर क्या रहे हो? उसने कहा, राजेंद्र भाई मैं साइंटिस्ट हूँ, जरा ध्यान से सुनना, तीन सबके, मैं साइंटिस्ट हूँ, और मैं साइंटिस्ट हूँ गैसों का, एयर का, और तुम बात कर रहे हो पानी की। तो तुम्हें अपनी बात यदि समझानी है तो फिर कोई पानी का साइंटिस्ट ढूंढना पड़ेगा। समझ गए आप मैं जो कहना चाहता हूं? ये है विजडम का डिसइंटीग्रेशन। 3-4 बैठकें मेरी, वो मुझे बहुत बहुत आदर भी करते थे, बहुत प्यार भी करते थे, सब हमारा बहुत दोस्ताना था, लेकिन उसने वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर, इस स्लोगन को कभी प्रूव करने की कोई कोशिश ही नहीं की। और वो बार बार कहता था, राजन भाई मैं तो गैसों का साइंटिस्ट हूँ, पानी का नहीं, इसलिए मैं नहीं कर सकता। 2015 में हमने ये सफलता पाई पेरिस में। उससे पहले मैंने दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों को इस काम में लगाया कि वो ये प्रूव करें कि वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। क्या है कि ये जो मॉडर्न यूएनओ है ना, वो राजेंद्र सिंह की बातें नहीं सुनता। ये तो भारतीय इंजीनियर हैं, प्यार से राजेंद्र सिंह की बात सुन रहे हैं, क्योंकि इनका दिल और इनकी आत्मा थोड़ी मेरे निकट है। वो तो यूएन वालों को तो वो समझना ही नहीं आता, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए मुझे फिर वही मॉडर्न साइंटिस्टों को ढूंढ के इस काम में लगाया मैंने, और कई साइंटिस्ट मेरे यहाँ आके पूरे इलाके का 2-2, 3-3 साल रह के अध्ययन करने के बाद फिर उन्होंने कहा, यस, वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। नाउ 2015 COP21 Paris decide yes, water is climate and climate is water। ये प्रूव हुआ एक छोटे से काम से। कुल 10,600 स्क्वायर किलोमीटर पर हमारा काम है, 10,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ओनली। इसी पर ये प्रूव हुआ कि वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। और ये हुआ कि वाटर की कंजर्वेशन से क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन का काम अच्छा हो सकता है, और वो जो एडेप्टेशन है उसी में से मिटिगेशन का सॉल्यूशन निकल सकता है। इसलिए अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप छोटा सा भी काम करते हैं, उससे दुनिया की पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक रास्ते पे ला सकते हैं, जैसे ये वाटर और क्लाइमेट का जो रिलेशनशिप है। थैंक यू वेरी मच। Extremely honored, ladies and gentlemen, at this platform of 54th Annual Convention conducted and hosted by IOI Lucknow and Prayagraj, we had none other than Dr. Rajendra Singh here with us. आपका जो पूरा गहन ज्ञान था उसको हमारे सभी के सामने साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते आशा करते हैं कुछ सीख कर जाएंगे, और वही करते आए हैं आप इतने वर्षों से। यू बीन मोटिवेटिंग द एंटायर यूथ ऑफ द नेशन एंड ऑल अक्रॉस द ग्लोब टू प्रोटेक्ट नेचर, their first and foremost duty. So ladies and gentlemen, would request our President and Vice President Sir to kindly present a memento on behalf of the entire Iowa team, Lucknow and Prayagraj.
Can we have a huge round of applause, please, ladies and gentlemen, for Dr. Rajendra Singh, the Waterman of India. Having spoken at the 54th Annual Convention, we take a moment to present our heartfelt gratitude to Sir.